नमस्कार मित्रों, मैं अजय पांडे एजुकेशन हब की ओर से आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के सर्वनाम विषय का दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था सर्वनाम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है आदि विषयों पर हमने चर्चा किया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं। इसके पहले मैंने आपको उसमें बताया था सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है कि जो एक बार संज्ञा पद वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है दोबारा उसकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति या कह सकते हैं दोहराव उस वाक्य में ना हो, जो कि पढ़ने में भी थोड़ा हमें ऑड लगता है या कह सकते हैं थोड़ा अस्पष्ट लगता है। और सर्वनाम के प्रयोग से वो पढ़ने में हमें अच्छा लगने लगता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। और कौन से सर्वनाम होते हैं, हमने आपको सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं उसको बताया था। और हमने पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम उसको बताया था। आज हमारा जो अपना अगला टॉपिक है वो है निजवाचक। चलिए उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। और कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, कहीं से भी कैसे पढ़े होते हैं, टेक्निकल लाइन होता है, उनको क्या होता है कि सर्वनाम की संख्या नहीं पता होती कितने होते हैं। पता तो होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन हो सकता है संख्या भूल जाते हैं। तो मैं आपको सर्वनाम की संख्या भी याद करने का उस वीडियो में ट्रिक बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि सर्वनाम को याद करने का 2 ट्रिक है। आप जिस ट्रिक से याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। उसका हम चलेंगे निजवाचक सर्वनाम पे। जैसे पहला, जब हम मात्रा की गणना करते हैं उसके हिसाब से हमारा 6 हो जाता है। और वैसे भी इसमें टोटल जितने अक्षर हैं, चाहे वो मात्रा हो और चाहे अक्षर है, उनको भी काउंट करेंगे फिर भी 6 होते हैं। तो इससे आप समझ जाइएगा कि सर्वनाम में जितने शब्द में जितने मात्रा जितने अक्षर है टोटल जितना होता होगा उतने सर्वनाम होते हैं। जैसे एक ये रहा 2, एक ये हुआ 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6 बराबर 6। और अगर मात्रा गणना करें तो इसके 2 मात्रा, एक सा और एक रा की, एक वा की, 2 हो जाता है ना और आ की, और एक मा की, इससे भी आपको हो जाते हैं 6। तो होती है सर्वनाम की कुल संख्या, यानी सर्वनाम का भेद पूछे तो 6। और पहला मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। दूसरा मैंने आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा मैंने आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा मैंने आपको बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आपको मैंने बताया था संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ रटना नहीं है आपको। कोई चीज़ तब तक कठिन लगता है जब तक आप उसको कठिन समझते हैं, कठिन बना के रखते हैं। मैं आपको अपने हर लेक्चर में ये बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कठिन नहीं होता है। वो हमारे आपके लिए कठिन तब तक होता है जब तक हम आप उसको कठिन बनाए रखते हैं या उसको हम कठिन समझते हैं, बस तभी तक। चलिए ये देखते हैं। हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में तुमको 3 प्रकार से आपको 3 प्रकार से बताया था। जैसे कि एग्जाम्पल ले लूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ अपने निजवाचक सर्वनाम पे। जैसे पहले मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक, तो आप पुरुषवाचक में देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लूँगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने तुमसे कहा कि राम को बुलाओ, राम को बुलाओ। मैंने आपसे कहा कि राम को बुलाओ। अब अगर आप सेंटेंस रखना नहीं, आप यहाँ लिखा है पुरुष। पुरुष का मतलब होता है चाहे वो महिला हो, चाहे वो, अगर महिला प्रयोग करेगी तो अपने लिए करेगी, पुरुष करेगा तो अपने लिए करेगा, तो इसलिए उसके एक नाम दिया जाता है पुरुषवाचक। और आप हिंदी में भी, इंग्लिश में वैसे भी पढ़ते हैं कि जब आपको वहाँ बताएंगे प्रोनाउन पढ़ाने लगेंगे इंग्लिश में, तब वहाँ आपको बताएंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन कहाँ कब लगेगा, सेकंड पर्सन के अनुसार कैसे कब क्या लगेगा, वो मैं आपको वहाँ बताऊँगा। अभी आप समझिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके अकॉर्डिंग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक जो कह रहा है, एक जो सुन रहा है, एक तीसरा जिसके बारे में कह रहा है।
बात समझिएगा। सर्वनाम आपके तीन प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 प्रकार से होता है। एक तो जो कहेगा यानी वक्ता, दूसरा जो सुनेगा श्रोता, और तीसरा जो आपका वो विषय होगा जिसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे वो हो जाता है। आइए देखते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो है एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे मैं पूछूं कि इस वाक्य में बताइए मैंने क्या है, आपसे पूछूं तुमसे क्या है, और एक राम क्या है। इसमें आप खुद इस सेंटेंस को पढ़िए, इस वाक्य को पढ़िए और इसमें से आप बताइए कि इसमें कितने लोगों का बोध हो रहा है। जैसे मैंने यानी आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपके मैंने के लिए आपका नाम, तुमसे यानी मेरे लिए आप अगर पढ़ेंगे तो मेरे को समझेंगे, और तीसरा राम यानी तीसरा कोई पर्सन। तो यहाँ आपको खुद ही मिल रहा है कि 3 पर्सन हो रहे हैं, 1 2 और एक ये तीसरा। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक पहला जो होता है जो कहेगा उसको आप बोलोगे वक्ता यानी कहने वाला, और जो आपका दूसरा होगा उसको आप बोलोगे श्रोता यानी जो सुनने वाला है, और तीसरा जिसके बारे में जो नहीं है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो हो जाता है यहाँ देख सकते जिसकी चर्चा की जाए, वो जिसकी चर्चा की जाए, जिसकी चर्चा की जाए वो। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो परेशान मत होइएगा, मैं आपको फिर से आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। चलिए देखिए, जिसकी चर्चा की जाए तो जो वक्ता होता है उसे हम उत्तम पुरुष कह देते हैं या प्रथम पुरुष कह देते हैं, उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला है उसे मध्यम पुरुष, और तीसरा जिसकी चर्चा की जाए हो जाता है अन्य पुरुष, हो जाता है अन्य पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने लगते हो उसमें आपका पुरुषवाचक जो व्यक्तिवाचक होता है यही होता है। 3 कैटेगराइज 3 तरह से करते हो, प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आप किसको रखते हो, आई और वी को, सेकंड में आप रखते हो यू को, और थर्ड में आप रखते हो ही सी इट देयर। वहाँ पर तो वहाँ भी आपको बताऊंगा जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अभी आप हिंदी पढ़ें हिंदी समझिएगा। चलिए अब अगर मैं यहाँ से पुरुषवाचक सर्वनाम को उठा लूँ, यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए हैं, यही 3 है, ठीक है। अब इन तीनों को मैं सिर्फ एक नाम दे दूँ पुरुषवाचक, तो कोई दिक्कत है क्या? अगर भाई कोई पिता है उसके 3 बच्चे हैं तो बच्चे 3 बेशक हैं, लेकिन तीनों बच्चों का नाम तो पिता के साथ ही जोड़ा जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं, बस आपको यही समझना है। इसमें से आपकी परीक्षाओं में या लिखने में शुद्धियाँ कैसी होती हैं सर्वनाम से, आपको वो भी मैं बताऊंगा, और आपसे पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं। आप चाहे जो भी एग्जाम, जब आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, आपका सुपर टेट होगा, सर्वनाम क्वेश्चन बनेगा, कहीं बाहर से कोई दूसरा मैटर ला के रखेगा, वो जो सर्वनाम से क्वेश्चन बनता होगा वही बनाएगा। और जब आपको पूरा सर्वनाम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से? राजस्थान का टेट हो, आपका हरियाणा का टेट हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं भी कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, जब सर्वनाम से क्वेश्चन बनेगा तो सर्वनाम सिलेबस से बनेगा कहीं और, वो आपको लागे किसी अव्यय से दे देगा, कहीं अव्यय तो ही है, बात का बात है, कहीं और से आपको लागे कुछ दे देगा, वो बेकारी शब्द है, आपको बताएंगे बाद में। जब पद परिचय आपको बताएंगे तब बताएंगे, शब्द भेद पढ़ाएंगे तब उसमें आपकी इसकी पूरी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आप परेशान नहीं होइएगा। आप ये समझिए जब आपको सर्वनाम पढ़ा दिया जाएगा तो आपको लगेगा कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, आपकी शुद्धियाँ कैसे होती है मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे बात की जाए तो आपका जो उत्तम पुरुष में आता है उसमें आ जाता है मैं, जैसे मैंने कहा या मैं कह रहा हूँ, हमने कहा, हम सब ने कहा, जहाँ हम वाले शब्द आएंगे वो आपका हमेशा उत्तम पुरुष में आएगा। मैं, हमने, हमारा, हम सब, हमसे, हमें, ये सब आप कहते हैं उत्तम पुरुष। रटना नहीं, आप समझिएगा, हम से जहाँ हो अपना। और मध्यम में आपका जो आ जाता है, अगर मध्यम की चर्चा करें, जो श्रोता होता है उसके लिए, जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम सबका आदि। और अन्य में जैसे यह, वह, वे सब, आप, ठीक है, उन सब का,
उनका, उनके, उनसे, जितने शब्द हैं ये आप क्या जाते हैं अन्य पुरुष में। सिर्फ आपको 3 या 2 रटना, बस यहाँ वहाँ वे रट लो, इसमें आप तुम रट लो, इसमें आप ये 2-3 रट लो, बस कुछ रटना है नहीं, आपको सिर्फ समझना है। तब अगर इतने के स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला है निजवाचक सर्वनाम, आइए चर्चा करते हैं उसकी। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए। कोई भी टॉपिक आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो, कठिन नहीं होता है। कठिन तब तक होता है जब तक हम आप उसे कठिन समझते हैं, अन्यथा कोई टॉपिक कठिन नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए हम अब चर्चा करते हैं अपने निजवाचक सर्वनाम की। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि सर परिभाषा नहीं बताते, या परिभाषा आप खुद ही बना सकते हो यार, इसमें परिभाषा बताने की जरूरत क्या। मैं आपसे संज्ञा पूछूं, मैंने आपको बताया था कि संसार, आपसे आपसे मैं बोलूँ आप संज्ञा की परिभाषा बताइए, आप क्या बताओगे कि सर ने नहीं बताया था, यही यही बोलोगे। अगर आप ये बोलते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ये मार्कर है, चाहे ये जो कैमरा है जिससे वीडियो बन रहा है, चाहे हमारा फ़ोन है, चाहे आपका फ़ोन है, चाहे आपका पेन है, चाहे आपकी कॉपी है, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी जिस पे आप लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, नहा रहे हैं, खान, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की आपकी क्या है, एक वस्तु है। और जो वस्तु है, जो चीज़ है, उनका एक नाम रखा गया है, और जिनका नाम रखा गया है वो सभी संज्ञा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि संसार की वे सभी वस्तुएं, चाहे वो दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, जिनका नामकरण किया गया है वो सारी संज्ञा है। इससे अच्छी परिभाषा संज्ञा की आप कोई हो ही नहीं सकती आपके लिए। संज्ञा की इससे अच्छी परिभाषा वो बात की बात है जो हम रखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यार वो तो हमारी परिभाषा है, उसको क्यों पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे ना जो समझ रहे हैं। अपना कॉन्सेप्ट दीजिए, इसका अलग अर्थ होता है। हाँ, संज्ञा क्या है आइए मैं बताता हूँ। आप संसार में किसी एक भी चीज का नाम बताइए, जिसका नाम है वही संज्ञा है, बस आप समझ लीजिए। और मैंने आपको उसमें पहचानने का तरीका बताया था। चलिए भाई देखते हैं, ऐसे सर्वनाम है, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ कहने का मतलब ना, जब आप कठिन समझते हैं तभी है। अब आप अगर निजवाचक उठा ले तो निजवाचक हमारा क्या हो जाता है, एक अर्थ समझिए, निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें कर्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। कर्ता स्वयं, खुद नहीं अच्छा लगेगा, स्वयं अच्छा लगेगा, जिसमें जिस वाक्य में या कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, के लिए प्रयोग मिलाता है, ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग लिख सकते हैं, ऐसा शब्द या ऐसा सर्वनाम, शब्द ही सर्वनाम है, ऐसा शब्द जिसको कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है आपका निजवाचक। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। अब मैं आपसे यहां पूछूं, आप बताइए कि जो ये वाक्य है किस प्रकार का सर्वनाम है, ये वाक्य जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, आप क्या बताएंगे, बताइए आप बताइए, अभी आप इसमें क्या बताएंगे, बताइए आप क्या बताएंगे इसमें। आप यही तो बताएंगे कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, यानी यहाँ जो ये मैं है, मैं अपने लिए प्रयोग किया गया है, ये अपने लिए प्रयोग किया गया है। का स्वयं का मतलब मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ये स्वयं के लिए किया गया है। और आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको ही बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब आपको इस वाक्य को पढ़ने में लग रहा होगा कि ये वाक्य क्या कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यानी जो इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि जैसे कोई भी काम है, पढ़ना है, घर वाले अगर बोलेंगे यार पढ़ लिया करो, क्यों घूम रहे हो, आप बोलते हो मैं अपना काम कर लूँ, मैं अपना पढ़ लूंगा, यानी आपने यहाँ पर जो मैं प्रयोग किया, अपना प्रयोग किया, स्वयं किया, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, स्वयं खा लूंगा, स्वयं सो लूंगा, स्वयं वहां जा लूंगा, जो भी आप बोलते हो ये आप स्वयं के लिए बोल रहे हैं। जिस वाक्य आपको लगे रटना नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए। निज, निज माने स्वयं का, कहते हो ना कि ये घर मेरा अपना निजी है, ये उसका निजी है, उसकी निजी गाड़ी है, आप कहते हो यारों दोस्तों के साथ, तो वही निजी, निजी का से आपको अपना निज, निजवाचक यानी स्वयं का, यानी जिसका प्रयोग आप स्वयं के लिए करते हो। जैसे मेरा मन लग जाएगा, मेरा मन लग जाएगा,
अब मैं बोलूँ कि ये वाक्य मैंने रमेश के लिए कहा है, आप क्या बोलोगे, सर जी बेवकूफ़े हैं का। अब इसमें सर लिखे हैं वाक्य मेरा मन लग जाएगा और कह रहे हैं मैंने इसको रमेश के लिए कहा है। अरे रमेश को कहना हो तो रमेश कहता, खुद ही कहता अपने लिए, या बोलता है, सर बोलते हैं कि रमेश कह रहा है मेरा मन लग जाएगा। अब सर बोल रहे हैं कि मेरा मन लग जाएगा और बता रहे हैं रमेश बोल रहा है, सर ये लगता है वही है। अब बात समझिए आपको, अब सेंटेंस पढ़ने से ही लग रहा है कि मेरा मन लग जाएगा, यानी स्वयं के लिए सर बोल रहे हैं मेरा मन लग जाएगा, आप बोल रहे हैं तो आप स्वयं के लिए बोल रहे हैं आपका मन लग जाएगा। जिस वाक्य से आपको लगे कि ये निजी है, स्वयं के लिए कहा जा रहा है, वो आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको किसी दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करूँगा, किसी दूसरे तरीके से। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, तब तक मैं आपको दूसरा आगे इसके आगे का बताऊँगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बताइएगा ज़रूर, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा फिर से किसी दूसरे तरह से। और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और क्यों नहीं आएगा, अगर आप मन लगाएंगे तो क्यों नहीं आएगा। चलिए, और अगर एग्जांपल लेना चाहें ले सकते हैं। मैं कल स्कूल चला जाऊंगा। अब इस वाक्य को मैं आपको देकर पूछूंगा, आप बताइए ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, खुद के लिए। जैसे मैं रोज मंदिर में पूजा करता हूँ। अब इसमें आपको बताइए, इसमें रटना क्या है सर्वनाम, कुछ नहीं है यार, बस समझने की कोशिश करो, बस कुछ नहीं है। मैं रोज मंदिर में पूजा करता हूँ, अब यहाँ बोले जाए मैं किसके लिए प्रयोग किया है, तो मैं यहाँ स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया हूँ यहाँ। चलिए, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चल सकते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे हम निश्चितवाचक सर्वनाम। चलिए आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाए तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे, जिससे आपका ये शब्द है, आप यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम आपको पढ़ना है, लिखा निश्चय। निश्चय का अर्थ आप खुद में कल्पना कीजिए, निश्चय है क्या है निश्चय। पुरुष में आपने पढ़ा कर कि पुरुष यानी पुरुष कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, जिससे मैं कह रहा हूँ वो भी हो सकता है, जिसके बारे में कह रहा हूँ वो भी पुरुष हो सकता है। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के हो गए। उसका हमने पढ़ा निजवाचक। निजवाचक क्या है यार, यानी निज का अर्थ क्या है, अर्थ उसका निकालो, जो शब्द है पहले उसका अर्थ निकालो। निज क्या है निज, यार निज का मतलब तो स्वयं का होता है, यानी ऐसी चीज़ जो स्वयं के लिए कही जाए, स्वयं के लिए बनाई जाए। मैं रोज मंदिर पूजा करता हूँ, मेरे लिए है। मैं रोज खाना खाता हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। मैं रोज वहाँ जाता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं रोज उनसे मिलता हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। आप भी रोज मिलते हैं, मैं रोज उससे मिलता हूँ या मिलती हूँ, ये भी आप अपने लिए कह रहे हैं। तो जहाँ आपको लगे अपने लिए निजवाचक। अब बात आती है निश्चय, यानी जो निश्चय है। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, भी आपको सब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा यह घर मेरा है। अब अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि यह घर मेरा है, ये वाक्य किसके लिए कहा गया है, मैंने स्वयं के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर एक निश्चितता आ रही है सामने, एक निश्चित, एक मतलब 110% क्लियर है, यानी 100% पूरा क्लियर है। 110 मैंने ज़्यादा कह दिया, ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं कहूँगा कि 100% क्लियर है कि ये जो घर है, यह घर मेरा है, ये निश्चित है। ये घर किसका है, ये घर अजय सर का है, ये निश्चित है। इसलिए यहाँ पर पूछा जाए यह क्या है, तो यह एक निश्चित वाचक सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। और आप यही रटते हो कि या मैं बोल सकता हूँ यह घर अजय का है, यह घर अजय का है, यह घर अजय का है। अब ये मैं नहीं बोलूँगा, ये कोई आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं यह घर अजय का है, यह घर अजय सर का है। तो यहाँ पर जो अजय है वो सर्वनाम है, और जो ये यहाँ पर है, सॉरी, ये अजय जो है संज्ञा है, और जो यहाँ पर यह है ये आपका सर्वनाम है। और एक निश्चित सर्ववाचक सर्वनाम है कि बता रहा है, निश्चितता दे रहा है, एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यह जो घर है ये घर अजय सर का है। हमें विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे वह
पुस्तक रमेश की है। वह पुस्तक रमेश की है। वह पुस्तक रमेश की है। अब आपसे पूछूं कि आप इसमें बताइए यहाँ पर जो वह शब्द प्रयोग किया गया है, वह सब पहले आपसे पूछूं कि वह क्या है, आप बताएंगे वह एक सर्वनाम है। अब मैं पूछूं पुस्तक क्या है, आप बताएंगे संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। सब्जेक्ट जितने होते हैं आपके भाववाचक होते हैं। और यहाँ पर कर लीजिए पुस्तकों की भी एक जाति भी होती है, वो अलग टाइप होता है, कहाँ कैसे प्रयोग होता है सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर रमेश की बात की जाए, रमेश भी यहाँ पर एक क्या है? संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैं पूछूं इस पूरे वाक्य से आप अगर सर्वनाम की परिभाषा सर्वनाम के हिसाब से पूछा जाए कि इस वाक्य से आपको अर्थ क्या मिल रहा है, कि किस प्रकार का स्वयं पुरुषवाचक का अर्थ निकल रहा है, कि निजवाचक का निकल रहा है, कि निश्चयवाचक का निकल रहा है, तो आप बताएंगे वह पुस्तक रमेश की है। यानी कन्फर्म है कि वह जो पुस्तक है वही पुस्तक, और वो रमेश की ये कन्फर्म है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे राम की ये दोनों, या यह दोनों, या ये सब, ये दोनों राम की बहन है। यह दोनों, सॉरी, यह राम की बहनें हैं, या राम की बहन है। अब यहाँ पर यह क्या बता रहा है कि यह बहन किसकी है, या बहन राम की है, ये कन्फर्म है, अनिश्चित नहीं है। निश्चित है कि ये किसकी बहन है? राम की बहन। आइए देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका हम चर्चा करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। चलिए, आइए चर्चा करते हैं निश्चयवाचक। अब आपको यहाँ पर अनिश्चय रखना नहीं है। आप मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ शब्द, जो शब्द आपके सामने आए उसका अर्थ पहले निकालिए, अवलोकन कीजिए अपने आप में। इसके पहले आया था आपका निश्चय, यानी जो निश्चित था। अब आया है अनिश्चय, जो निश्चित हो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, आप बताइएगा। मैंने आपसे कहा संज्ञा किसे कहते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। कमेंट में बताइए आप, संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने आपसे प्रश्न किया संज्ञा किसे कहते हैं, और मैं मान रहा हूँ कि आप मेरी क्लास में कितने लोग हो लगभग, मैं मानता हूँ कि करीब 45-46 लोग हैं। मैं मान रहा हूँ 45 लोग हैं। कितने लोग हैं? 45 लोग हैं, निश्चित है, काउंटिंग है तो निश्चित है। कितने लोग हैं? 45, ये निश्चित है। अब मैंने इन 45 में से किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया कि आप ही बताइए, रमेश आप बताइए कि यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने इसमें सर रमेश का तो नाम नहीं लिया, नहीं तो कंफर्म हो जाता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कौन बताएगा, कौन बताएगा, या आप बताइए, आप में से कोई बताइए। मैंने कहा कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई बताओ। कोई तो बताएगा, कोई तो बताएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि रमेश बताएगा, कि विवेक बताएगा, कि शोभन बताएगा, कि ये क्या नाम है इसका, इसका नाम इसका अनस, अनस बताएगा। कौन बताएगा ये कंफर्म नहीं है कौन बताएगा, लेकिन कोई जरूर बताएगा। यानी जिस वाक्य से आपको लगे कि ये कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, वो आपका निश्चय वाक्य। जैसे यहां कौन आया था, यहां कौन आया था। कोई आया था, ये निश्चित नहीं है, लेकिन कोई आया जरूर था। मेरे रूम में कोई जरूर आया था, मैं कुछ सामान रखा था, हमारा सामान इधर उधर हुआ, हमें एहसास हुआ कोई आया था। अब कौन आया था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई जरूर आया था। जैसे मैं ले लूं, कोई हमको इस प्रश्न का उत्तर बताएगा, इस प्रश्न का उत्तर देगा। कोई हमें इस प्रश्न का उत्तर देगा। अब बताइए, कोई तो देगा, कौन देगा ये पता नहीं है, लेकिन कोई जरूर देगा। जैसे अगला, रमेश, अरे पागल वैसे बोल रहे हैं, बैठो। रमेश
मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, कुछ खाने को लाओ, कुछ खाने को लाओ। अब बात समझिएगा, यहाँ पर मैंने आपसे इसको प्रश्न किया था, ये मैंने आपसे प्रश्न किया था, ना कि ये मैं आपको अनिश्चितवाचक में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको इसको प्रश्न किया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये मैं आपसे पूछा कि कोई हमको इस प्रश्न का उत्तर देगा, कोई देगा, ये निश्चित नहीं है लेकिन कोई देगा। निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन कोई जरूर देगा। बात समझिएगा। यहाँ पर आपका जो कोई शब्द है वो, जैसे मैंने कहा कुछ, तो रमेश मेरे लिए, मैंने रमेश से कह दिया कुछ खाने के लिए लाओ। रमेश अगर गया है तो कुछ लेके आएगा, क्या लेके आएगा ये ना तो अभी उसको पता है ना मुझे पता है, लेकिन वो अपने मन में जो भी सोच ले, सर के लिए समोसा लाने ले लूँगा, वहाँ गया उसको अमृति मिल गया और कुछ मिल गया, जो मिल गया मीठा चीज़, रसगुल्ले मिल गए तो उसको लेके आ जाएगा। निश्चित नहीं है लेकिन कुछ लाएगा, ये निश्चित है। यानी जिससे निश्चितता का पता ना लगे वो अनिश्चित, जिससे निश्चितता का पता लग जाए वो निश्चित। बात समझ में आई? अगर आप और कुछ ले लें, एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, चलिए थोड़ा फोन आ गया था। तो ये हो गया आपका निश्चितवाचक सर्वनाम। इतने का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे हमारा आपका जो संबंधवाचक सर्वनाम में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम। अब आप हमारा आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका संबंधवाचक। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर हमें इसकी परिभाषा बताइए। परिभाषा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपसे एग्जाम में परिभाषा बोला जाता है, या आप अगर परिभाषा लिखना भी चाहें लिख सकते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वाक्य को या वाक्य के बीच में एक दूसरे का संबंध बताते हैं या संबंध स्थापित करते ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपसे कहूं, अगर यहां आप आए होते तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। अगर यहां आप आते तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता। यहाँ एक दूसरे का संबंध है, जब आप आते तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता। बात समझिएगा। जैसा मैं आपसे बोलूं, अगर आप आते तो आपका या आपकी समस्या दूर हो जाती, आपकी समस्या दूर हो जाती। बात समझिएगा, आपकी समस्या दूर हो जाती। अगर आप यहाँ आते तो आपकी समस्या दूर हो जाती। कहने का मतलब अभी आपकी समस्या जो है वो दूर नहीं हुई। क्यों दूर नहीं हुई? क्योंकि आप नहीं, आपकी समस्या का और यहाँ आने से संबंध है। बात समझिएगा, आपका यहाँ क्लास में आने से, आपका यहाँ क्लास में आने से और आपकी समस्या का संबंध है। आप अगर सर्वनाम पढ़ रहे हैं, जो आया था उसको समझ में आ गया और जो नहीं आया उसको नहीं आया, इसलिए आपके यहाँ क्लास से संबंध है। आप कह सकते हैं क्लास से आपका संबंध है। आप आएंगे तो आप पाएंगे, आप नहीं आएंगे तो नहीं पाएंगे। जैसे कहावत भी है, जो जागेगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। अब मैं आपसे कहूँ, जो जागेगा वही तो पाएगा। जो जाग कर वीडियो को देख रहा है, जो पढ़ रहा है वही तो पाएगा। अब जो नहीं पढ़ेगा, जो खेलेगा सोएगा कुछ भी करेगा, नहीं पढ़ेगा, वो कहाँ से पाएगा? परीक्षा में अच्छा नंबर कहाँ से लाएगा? आप बताइए। आप पढ़ रहे हैं तो आप ही तो लाएंगे। आपके पढ़ने से आपका संबंध है एग्जाम से। आपके पढ़ने का संबंध किससे? एग्जाम से। इसलिए आप पढ़ रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अगर आपका आप संबंध नहीं होता, आपके सामने स्टिमुलस रखा गया, उद्दीपक है, तब आप पढ़ रहे हैं। एक दूसरे का संबंध है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का मनोविज्ञान में। तो बात की बात हो जाती है। आप देखिए, जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे करोगे वैसे भरोगे। और जितना भी आप एग्जाम्पल लेना चाहो जो भी ले सकते हो। तो ये आपके हो गया संबंधवाचक। उसके बाद आइए चर्चा करते हैं, यानी जिससे आपको लगे एक दूसरे का संबंध है, वहां पर आपका
संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। अगर तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद चर्चा करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। नाम से ही आपको स्पष्ट होगा। संबंधवाचक संबंध बताएगा, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक की चर्चा करेगा, अनिश्चित जो अनिश्चय होगा उसका चर्चा करेगा, निश्चित जो निश्चित होगा, निज जो स्वयं के लिए होगा, और पुरुषवाचक ऑलरेडी पुरुषवाचक के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इससे त्रुटियां क्या होती है, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कुछ नहीं, जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, बताइए रमेश आपका क्या नाम है। तो आप बताएंगे सर मेरा नाम रमेश है, लेकिन मैं आपसे उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, ये आ गया। इंग्लिश आप जिसको बोलते हो WH फैमिली, व्हाट, विच, हुम, ये सब आपके जो होते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। इसमें से आपका क्या नाम है, वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ वह कौन है, बताइए वह कौन है। जैसे क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। तो ऐसे शब्द जो आएंगे वो आपके प्रश्नवाचक होंगे। हमें विश्वास है कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपकी त्रुटियां कैसी होती हैं, आप इसके प्रश्न कैसे बनते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं आपके सर्वनाम से कैसे कैसी त्रुटियां होती हैं। जैसे आपसे एग्जाम पे पूछ भी सकता है, आजकल प्रकार वगैरह तो नहीं पूछता है, एग्जामिनर थोड़ा टफ एग्जाम बनाने की कोशिश करता है, तो आपको लिख देगा और आपसे पूछेगा इसमें बताइए सर्वनाम में अशुद्धियाँ कैसी हैं, आप शुद्ध सर्वनाम पहचानिए। जैसे मैं आपसे 6 और 6 वाक्य लिख रहा हूँ। ये स्त्री दुष्ट स्वभाव, थोड़ा नीचे लगेगा, ये बालक दुष्ट स्वभाव का है, ये बालक दुष्ट स्वभाव का है, यह बालक दुष्ट स्वभाव का है। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, परीक्षा संबंधी अशुद्धियाँ या सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। चलिए ऊपर लिख देता हूँ, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे ये बालक दुष्ट स्वभाव का है। अगला, जैसे मैं बोल दूँ मैंने तेरे को बोला था, या उसको लड़का हुआ है। 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। अगर आप और लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर आप और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। या तुम्हारा नाम बताओ, जैसे लिख दूँ तुम्हारा नाम बताओ। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें किस वाक्य में कहाँ पर शुद्धि है, सर्वनाम को लेकर कहाँ पर शुद्धि है, आप बताइए। बताइए। चलिए अब देखते हैं। पहला देखो, आप पहला वाक्य आपका है, ये बालक दुष्ट स्वभाव का है। ये बालक दुष्ट स्वभाव का है या यह बालक दुष्ट प्रभाव का है, क्या ये सही लग रहा है कि यह? तो यहाँ पर आपका होगा यह बालक, क्या होगा यहाँ पर आपका होगा, यह बालक दुष्ट स्वभाव का है। मैंने तेरे को बोला था, मैंने तेरे को बोला था
कि यहाँ पर होगा मैंने तुमसे बोला था, ये तो सही है। तेरे ना होकर यहाँ पर हो जाएगा मैंने तुमको, सॉरी, मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुमसे बोला था। उसको लड़का हुआ है कि उसके लड़का हुआ है, शुद्ध क्या होगा, यहाँ पर उसको ना होकर यहाँ पर होगा उसके लड़का हुआ है। ठीक, तुम्हारा नाम बताओ, यहाँ पर तुम्हारा ना होकर हो जाएगा तुम अपना नाम बताओ। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सर्वनाम में बताया था कि किसी भी वाक्य के साथ या किसी भी संज्ञा पद के साथ वही सर्वनाम आएगा जो उसका सही अर्थ देगा। मैंने आपको उस वीडियो में चर्चा किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्वनाम की पहले वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें, आपको समझ में आएगा। सर्वनाम के मैंने 6 भेद भी बताए इसके पहले आपको, आप समझिएगा। अगर आप और अर्थ क्वेश्चन कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे चाय में कौन पड़ा है, चाय में कौन पड़ा है, तो ये वैसे भी थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लग रहा है और वैसे बेसुद्ध है, तो आपको पता है यहाँ पर कौन ना होकर क्या होगा, आप जो होगा चाय में क्या पड़ा है। या जैसे मैं बोलूँ कि आपसे एक प्रश्न और लेना चाहूँ, मैं हस्ताक्षर किया, तो जबकि यहाँ पर मैं अशुद्ध है, आपका शुद्ध जो होगा वो हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर किया, मैंने हस्ताक्षर किया। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब आपसे मैं बताऊंगा इसमें से भी आपके एग्जाम में पेपर में प्रश्न बनते हैं और आपके ऑप्शनल और भी कैसे प्रश्न बनते हैं, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि एग्जाम में आपके नॉर्मली प्रश्न कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। चलिए बताइए, सर्वनाम से बनने वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। सर्वनाम से बनने वाले प्रश्न, चलिए देखिए, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहा जाता है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, का, ख, ग, घ। अब आप बताइए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। एक आपको दे दिया गया रोला, एक आपका दे दिया गया क्रिया, एक आपको दे दिया गया यहाँ पर सर्वनाम, और एक यहाँ पर आप दे दिया गया अव्यय। आप कमेंट करके बताइएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। आप जानिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले वाक्य को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कोई प्रश्न दे देगा, एक की निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में शुद्ध सर्वनाम का, कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से शुद्ध है, आपको 4 वाक्य दे दिया जाएगा। मैं हस्ताक्षर किया, उसको या उसके पुत्र हुआ है, चाय में कौन पड़ा है, या आपसे ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, तो आपको पता है कि शुद्ध कौन सा हो जाएगा। शुद्ध आपका होगा चाय में क्या पड़ा है, उसको पुत्र हुआ है,
मैंने हस्ताक्षर किया। तो इस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। अगर और टाइप के आप प्रश्न देखना चाहें, जैसे एक मैं आपसे पूछता हूँ, आप चलिए इसी में लिख देता हूँ कि अगला, मुझे सर्वनाम है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, का, गा, खा और घा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया, मुझे सर्व जो आपका है ये उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है, या यहाँ पर आपका अन्य पुरुष है, या यहाँ पर दे दिया कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब आप इसमें से कौन सा बताएंगे, बताइए आप। तो मुझे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब मैं जैसे आप देखिए एक वाक्य लिख रहा हूँ, मुझे मुझे बीच में मत लाओ, मैं उसके विषय में नहीं जानता। ठीक, एक वाक्य आपके सामने है। अब मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू किया था सर्वनाम, मैंने आपसे पूछा था, आपको बताया भी था कि अगर किसी भी वाक्य में अधिकतर 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। वैसे भी जैसे एक मुझे हो गया, मुझे बीच में मत लाओ, मैं जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बीच में मत लाओ, मैंने इसमें तुमने या तुमसे का प्रयोग नहीं किया है, मैं सिर्फ इतना मुझे बीच में मत लाओ। आपने मुझसे कुछ कहा, तब मैंने आपको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि मुझे बीच में मत लाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे बीच में मत लाओ, मैं उसके विषय में नहीं जानता। तो यहाँ जो मुझे है, मैं अपने लिए एक प्रयोग कर रहा हूँ, और जो मैं अपने लिए प्रयोग करूँगा वो होगा वक्ता, और जो होता है वक्ता वही होता है आपका उत्तम पुरुष, जिसको आप बोलते हो प्रथम पुरुष। और जो बीच में मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हो जाते हैं यहाँ पर श्रोता मध्यम पुरुष, और जो उसके यानी इसका प्रयोग किया गया है, ये यहाँ आपका हो जाता है अन्य पुरुष। तो यहाँ आपका जो मुझे है, ये मुझे आपका हो जाता है उत्तम पुरुष। उसके बाद अगर आप और एग्जाम लेने जाए तो मैं ले सकता हूँ। चलिए अब आपसे मैं यहाँ से आगे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे आपके पेपर में बनते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपका बन जाता है, सर्वनाम की संख्या होती है, सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं का, खा, गा और घा। अब आपसे पूछा जाए, सर्वनाम होते हैं 6, 7, 8, 9। आपको पता है सर्वनाम 6 होते हैं। मैंने कहा था आप गिन लीजिएगा, चाहे जितने अक्षर उसमें उस हिसाब से गिन लीजिएगा, ट्रिक बताया था। और चाहे आपसे बताया था आप मात्रा से गणना कर लीजिएगा, तो मात्रा के हिसाब से 2, एक इसका 2, एक वा का 3, 2 इसका 5, एक इसका 6, यानी सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। चलिए, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को, एजुकेशन हब को, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब PBH अजय सर के नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो आप उसको भी बताइएगा, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले टॉपिक से।